मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रॉपर्टीज के बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि जो क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है उसका डिटरमिनेंट तो आपने निकालना सीख लिया था, लेकिन जिस डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं, ए बी सी के फॉर्म में आ गया या एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ गया या एक्स माइनस वाई का होल इसका इस टाइप से इक्वेशन फॉर्म आ गई, तो हमको प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज से क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट फॉर्म क्या बन जाएगी, हमारी इजी बन जाएगी। तो सब्जेक्टिव के अंदर तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी क्या है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कैसे हम देखेंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है कि डिटरमिनेंट के अंदर रोज और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं, मतलब ट्रांसपोज करते हैं। तो डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके अंदर। जैसे डिटरमिनेंट हम डी से डिनोट कर रहे हैं, हमने मान लिया कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये एक डिटरमिनेंट फॉर्म मान लिया हमने जिसके एलिमेंट्स ये हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, हमने मान लिया d मान लिया। अब अगर इस एलिमेंट्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, इस डिटरमिनेंट फॉर्म का हम ट्रांसपोज करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जब हमने, तो क्या फॉर्म बन जाएगी ये, जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ जाएगा ये। तो ये आ गया a2 b2 c2 आ गया। नेक्स्ट ये थर्ड रो जो है ये थर्ड कॉलम में बन जाएगा, ये आ गया। अब हमने किया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो इससे डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम रो और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं तो इसके डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इसका डिटरमिनेंट डी माना था हमने, तो इसका डिटरमिनेंट मान लेते हैं डी डैश। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ रहा है डी डैश, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा, मतलब डी डैश किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, डी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रही हमारे लिए हमारे पास, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम रो और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डी आया और इंटरचेंज करने के बाद, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद या रो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो उसका डिटरमिनेंट डी डैश आया, तो इनका डिटरमिनेंट दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल इसका डी का आंसर आ गया 10, तो डी डैश का भी आंसर कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि रो और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर इस कंडीशन में कि अगर डी हमारे पास कंडीशन ये है कि डी, सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं कि डी हमने एक डिपेंडेंट फॉर्म ले लिया कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। अब डी डैश, अब क्या कर रहे हैं, कोई भी दो रो हम देख रहे हैं, इनका अपन इंटरचेंज कर रहे हैं कि या तो फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो को इंटरचेंज कर लिया या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं या सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज हो रही है तो उसके डिटरमिनेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने रो इंटरचेंज कर लिया कि फर्स्ट रो जो है हमने क्या लिख लिया, r1 इंटरचेंज r2, ये इंटरचेंज शिफ्टिंग ये तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ऑलरेडी कर लिया था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो 1 और रो 2 का इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रो 1 की जगह चला जाएगा और रो 1 जो है वो 2 की जगह आ जाएगा। ये हो गया, ये टर्म आ गई हमारे पास। तो इससे क्या हो गया, जैसे कि फर्स्ट रो तो सेकंड रो की जगह आ गया और सेकंड रो फर्स्ट रो की जगह आ गया, थर्ड रो एज इट इज थर्ड रो की जगह ही है। तब डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो डी डैश है वो माइनस साइंस ऑफ डी के इक्विवेलेंट जाएगा, मतलब डी के इक्विवेलेंट तो आएगा लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तक हम इसको इंटरचेंज करते जाएंगे, रो और कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, रो और कॉलम का इंटरचेंज नहीं, वो तो क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन बाहर आता जाएगा। जैसे कि आपने इसको किया तो आपने इसको जब सॉल्व किया था तो क्या लगा देंगे, इसमें हमने ये लिखा था तो इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू माइनस का 1
मतलब हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज जब किया तो हमारा आंसर ये बना, तो माइनस साइन बाहर लगाते जाएंगे। ऐसे जितनी बार आप इंटरचेंज करते जाएंगे रो और कॉलम को, तो माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो माइनस से डिपेंड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड जो हम इसमें देख रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है, थर्ड हम देख रहे हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, सेम हो गई। मतलब कि फर्स्ट रो या सेकंड रो या फर्स्ट रो या थर्ड रो सेम है, या कॉलम सेम है कि फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम सेम है। जैसे कि हमने मान लिया कि ये A1 B1 C1 है और ये A2 B2 C2 है, और थर्ड रो जो है इसको भी हमने क्या मान लिया, A1 B1 C1 है। तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है, मतलब सारे एलिमेंट सेम है विद साइन, सब कुछ सेम होना चाहिए, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो सॉरी फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो गया मतलब कि सेम हो गया। इससे क्या आ रहा है, देयरफॉर D इक्वल टू 0। जीरो कब हो रहा है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है। सेम हो गए तो उनका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है तो ये क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, और क्या हो गया, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी कॉलम दूसरी कॉलम के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो सेम आ रही है तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब बात यह है कि ये सेम कैसे आ रही है, तो वो हम हेल्प लेंगे प्रॉपर्टीज जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ली थी कि किसी भी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, रो के अंदर फर्स्ट रो के अंदर सेकंड रो को ऐड कर रहे हैं, या 2 टाइम्स ऑफ सेकंड रो को फर्स्ट रो के अंदर ऐड करा रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ली थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनको इस फॉर्म में सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब क्या प्रॉपर्टीज बन गई। थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम आ रही है तो वो क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएगी, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज के अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अभी तो ये हमारा किससे हो रहा है कि हम प्रॉपर्टीज एक बार देख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे तो सॉल्व करते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रॉपर्टीज हमको हेल्प कर रही हैं। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट ये फॉर्म दे रखी है। अब किसी भी रो या कॉलम अगर 0 है, कोई भी रो या कॉलम के पूरे एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, तो जैसे कि फर्स्ट कॉलम क्या आ गया, पूरा 0 आ गया, और ये है B1 C1, ये B2 C2, ये B3 C3 आ गया। तो कोई भी कॉलम या रो के सारे के एलिमेंट क्या हैं, 0 है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या आ गए, 0 आ गए, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 बनाने का एक तरीका और मिल गया हमें कि किसी भी रो या कॉलम को हम क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट क्या करते हैं, 0 बनाते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो हमने मेथड लिया था डिटरमिनेंट का, कैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की कैलकुलेशन की थी। तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिक में तो हम फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत आएगी प्रूफ करने में। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट अगर सारे 0 हैं तो उनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी यहाँ क्या शो कर रहा है, डिटरमिनेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसमें हम देख रहे हैं फिफ्थ का कंडीशन देख रहे हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट हमने ये एलिमेंट ले रखे हैं, अगर कोई भी रो या कॉलम किसी नंबर से मल्टीप्लाई है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई है, कैसे नंबर से मल्टीप्लाई है, डी अगर ये है तो डी डैश हम मान लेते हैं क्या आ रही है, के A1 के B1 के C1, और ये एस्टीज है, ये टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, एस्टीज ले ली हमने। तो क्या हुआ कि डिटरमिनेंट फॉर्म ये थी, जिस मतलब एक डिटरमिनेंट फॉर्म थी जिसका आंसर कितना आया, डी आया।
अगर इसको हमने सॉल्व करते हुए, सॉल्व कैसे, वही प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हुए जो रो ट्रांसफॉर्मेशन में की थी, तो उनकी हेल्प लेते हुए क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो जो है वो एक सेम नंबर से k से मल्टीप्लाई हो रही है, ये रियल नंबर हो गया, तो k से जब मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो d डैश का जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, जो d था डिटरमिनेंट उसके इक्विवेलेंट आएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, k टाइम्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k टाइम्स आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे मैट्रिक्स के अंदर तो कोई टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इस 2 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये a b c d 2 पूरे के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a 2b 2c 2d, ये हो गया। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ये a b c d ये है, तो ये पर्टिकुलर एक रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मैं चाहूंगा कि ये 2 किस में मल्टीप्लाई हो जाए, कि फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये 2a 2b c और d ऐसे रह जाएंगे। तो अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो अगर मेरे को 2 देखा कि पूरे में से कॉमन आ रहा है, हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या ले लूंगा, 2 मैं बाहर ले सकता हूं हर एक एलिमेंट में से, और ये क्या बन जाएगा, a b c d बन गया। मतलब मैट्रिक्स के अंदर तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉमन ले रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन आ रहा है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, डिटरमिनेंट में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर कोई नंबर आप किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर रो और कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से नहीं होगा। जैसे कि 2 डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो किस पे मल्टीप्लाई करना है ये हमको लिखना पड़ेगा, कि हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमको लिखना पड़ेगा। या कॉमन ले रहे हैं तो किस कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं या रो में से कॉमन ले रहे हैं। जैसे कि अगर जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन बना तो मैं इसमें लिख दूंगा टेकिंग आउट, ये मैं लिख रहा हूं टेकिंग आउट 2, कहां से ले रहा हूं, फ्रॉम R1, मतलब 2 मैं कॉमन ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं, R1। ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी, तभी हमको मार्क्स मिलेंगे। तो 2 कॉमन ले रहा हूं तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 कॉमन लेने के बाद ये फॉर्म बन जाएगी a b c d, और ये बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद ये स्टेप बन जाएगी। तो डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलर रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन लेंगे तो पर्टिकुलर रो और कॉलम में से ही कॉमन लेंगे। तो ये डिटरमिनेंट का रूल आ गया अपने पास कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर, कि जैसे कि फर्स्ट रो के अंदर एडिशन फॉर्म दे रखी है, या सेकंड रो के अंदर दे रखी हो, या थर्ड रो के अंदर दे रखी हो, या कॉलम में दे रखी हो, तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं 2 डिटरमिनेंट फॉर्म में या 2 से ज्यादा डिटरमिनेंट फॉर्म में। लेकिन ज्यादा करने से वो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप 2 में ही एक्सपेंड कर लें तो इजी हो जाएगा। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एक ये डिटरमिनेंट है, इसको हम बोल देते हैं कि ये इसकी फॉर्म डिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, डी है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं 2 फॉर्म में। जैसे कि अब एडिशन फॉर्म कहाँ है, ये फर्स्ट में है, तो कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस, अब इसके पहले एलिमेंट तो हमने लिख दिए यहां पर, और 2 रो में कोई चेंज किया नहीं, उनको ऐसे ही लिख दिया। एडिशन फॉर्म कहां थी, फर्स्ट रो में थी, तो सिर्फ उसको ही एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट तो हमने लिख दिए फर्स्ट वाली डिटरमिनेंट में, और सेकंड वाले लिख दिए यहां पर x y z सेपरेट लिख दिए, और ये 2 तो हमने कुछ भी चेंज किया नहीं, इनको एज इट इज लिख दिया। तो ये 2 डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको बोल देते हैं D1। ये डिटरमिनेंट फॉर्म तो D1 हो गई, और ये क्या हो गई D2। मतलब D जो आंसर आ रहा है किस फॉर्म में आ सकता है, D1 प्लस D2 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये 2 डिटरमिनेंट फॉर्म हमने क्यों एक्सप्रेस की, कि फॉर एग्जांपल की डिटरमिनेंट फॉर्म इतनी टिपिकल फॉर्म दे रखी है, तो उसको हम अगर एक्सपेंड कर पा रहे हैं, 2 डिटरमिनेंट फॉर्म में ब्रेक कर पा रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो सकती है, इसलिए हम इसको ब्रेक कर लिए। अब आप ये ध्यान रखना कि इसमें तो फर्स्ट रो में ही था, अगर कॉलम में होता तो हम कॉलम को एक्सपेंड कर लेते। अगर इन सबके अंदर ही एडिशन फॉर्म होती, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी एडिशन फॉर्म थी, इसके अंदर भी एडिशन फॉर्म थी, और इसके अंदर भी एडिशन फॉर्म थी, इन सब के अंदर क्या था, एडिशन फॉर्म था,
तो ये नहीं कि आप सबको ही एक साथ एक्सपेंड कर दिए कि सबके फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिख लिए और सेकंड एलिमेंट वहां लिख लिए। किसी एक रो या कॉलम को ही आपको एक्सपेंड करना है, और किस रो कॉलम को एक्सपेंड करना है वो आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि किसको एक्सपेंड करने से आपका जो आंसर चाहिए, आपको प्रूफ में जो चाहिए वो मिल जाए इजीली। तो जब सबके अंदर ही एडिशन फॉर्म है तो पर्टिकुलर एक रो और एक कॉलम को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसको ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे कि आप फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं तो अदर दो रो के जो एलिमेंट है वो आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे। जैसे इस रो के ये एलिमेंट पूरे ये हैं तो आपको ये पूरे लिखने पड़ेंगे, इसमें भी पूरे लिखने पड़ेंगे और ये दो इधर भी लिखने पड़ेंगे। और फर्स्ट रो वाले आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड करके लिख दिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एडिशन को भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर इसके एलिमेंट ये ले रखें A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 ये हमने ले रखे हैं, तो किसी रो या कॉलम में हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमने डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी लगा दी क्या कि R1 में हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस m टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, और R3 में हमने चेंज कर दिया कि R3 माइनस n टाइम्स ऑफ R2, ये हमने कर दिया। तो इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म इस प्रॉपर्टी के बाद क्या बन जाएगी कि फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं n टाइम्स ऑफ R2, तो ये बन गया A1 प्लस m A2, A1 प्लस m टाइम्स ऑफ A2, B1 प्लस m टाइम्स ऑफ B2 और C1 प्लस m टाइम्स ऑफ C2, ये बन गया। ऐसे ही अब सेकंड रो में कुछ किया नहीं अपन ने तो इसको एज लिख दिया। थर्ड में फिर चेंज किया A3 माइनस क्या है n टाइम्स ऑफ R2, तो ये n A2 हो जाएगा, ये B3 माइनस n टाइम्स ऑफ B2 हो गया और ये C3 माइनस n टाइम्स ऑफ C3 हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टी आपने लगा दी। ये कैसे लगाई, ऑलरेडी आप क्वेश्चंस कर चुके हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के। तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने ये डिटरमिनेंट फॉर्म बना ली। क्यों बना ली कि इसकी कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल हमें हार्ड पड़ रही थी तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक किया। तो जब सॉल्व किया तो इसका और इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका डिटरमिनेंट भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बस अब ये है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ रही थी तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज की हेल्प ली। तो इसका भी जब सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, डी ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस इसमें एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जो आप ये प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं उनमें से एक रो या कॉलम अनचेंज रहनी चाहिए। मतलब इसका आंसर भी आपको क्या चाहिए, डी चाहिए। तो कब कंडीशन अप्लाई होगी कि हमने दो रो में चेंज कर दिया या दो कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसमें हमने किया है दो रो में चेंज कर दिया, फर्स्ट में और थर्ड में। सेकंड को ऐसे ही रखा, या फर्स्ट और सेकंड में चेंज कर देते हैं, थर्ड को ऐसे ही रखना पड़ेगा। मतलब कम से कम एक रो या कॉलम को हमको अनचेंज रखना पड़ेगा, तभी उसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना आप कि आप इस टाइप से चेंज कर रहे हैं तो इसका आंसर भी डी कब आएगा, इस वाली फॉर्म का भी आंसर डी कब आएगा, जब कोई एक रो या कॉलम क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। मतलब उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तभी उसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम डायगोनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि इसके अंदर डायगोनल, आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट मैंने क्या ले लिए, 0 ले लिए, ठीक है, या फिर इसको D बोल दिया, इसको D1 बोल देते हैं कि A1 और ये 0 0 कर देते हैं, ये A2, ये B2, ये 0 कर देते हैं, ये A3 और ये हो जाएगा B3 और ये हो गया C3। इस टाइप से हमने कर दिया सॉल्व। या फिर एक और ले लेते हैं D, ये D ले लिया, D1 ले लिया, एक D2 ले लेते हैं। इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, A1 0 0 0 B2 0 0 0 C3। तो इन तीनों में क्या सिमिलरिटी आ रही है कि जब डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास और इनमें से कोई एक, जैसे ये तो ट्रायंगुलर हो गई कि ये तो हो गई अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट फॉर्म और ये हो गई लोअर ट्रायंगुलर। तो जब इस टाइप से है
तो इसका डिटरमिनेंट भी हमको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ डायगोनल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो जाएगा। और ये तो दिख ही रहा है डायगोनल, तो इन तीनों का आंसर जो आ रहा है डी, D1, D2, वो क्या आ जाएगा A1, B2, C3। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाले अगर इस टाइप से फॉर्म बन रही है हमारी या नहीं बन रही, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कैलकुलेशन से बच पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, A1, B2, C3, A1, B2, C3, A1, B2, C3। कब, जब या तो ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा हो, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगल, या फिर डायगोनल फॉर्म हो, अदर एलिमेंट्स क्या हो, सारे जीरो हो, तो हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म क्या आ जाएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आप क्लियर रखना, इस प्रॉपर्टी के बाद ही आपको क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, उससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार आप इन प्रॉपर्टीज को लिखकर रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। मतलब क्वेश्चन करने से पहले इन प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं हम कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको क्या प्रूव करना है, इक्वल टू जीरो के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। यह है नहीं इक्वल टू जीरो, क्या करना है, हमको प्रूव करना है। तो हमने जो प्रॉपर्टीज ली है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे जीरो कैसे बन रहा है। तो इसका डिटरमिनेंट जो निकालेंगे, हमने जो डायरेक्ट मेथड सीखा था डिटरमिनेंट का कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किस में है, वेरिएबल्स में है, तो कैलकुलेशन में हम अटक सकते हैं, कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है। तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको प्रॉपर्टीज में, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो इसको हम दो टाइप से करते हैं, जरूरी नहीं है आपको दो टाइप से, बस आपको जो पहला मेथड क्लिक करे उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो अभी तो आप सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कैसे कि जीरो बनाना है। तो जीरो के लिए हमने क्या देखा था कि कोई भी दो रो, प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर किसी भी रो या कॉलम को हम क्या कर दें, जीरो ही कर दें, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो ही हो जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं, जैसे कि ये, तो इसमें एक बार तो हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं क्या कि R2 के अंदर, और प्रॉपर्टीज किसकी हेल्प लेनी है, जो आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हेल्प ले चुके हैं। क्या, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं कि RI इंटरचेंज RJ, मतलब कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर लिया, या फिर किसी भी रो के अंदर आप ऐड कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं अदर रो को, और उसको k टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। या फिर एक था आपका किसी भी रो के अंदर k से प्लस माइनस k टाइम्स ऑफ क्या कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी रो को। ये आप ऑलरेडी किसमें कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कर चुके हैं। ये रो के लिए है और कॉलम के लिए भी तीन थी। उसके अंदर क्या था कि आप क्वेश्चन जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, आपने रो वाइज स्टार्ट कर दिया तो अप टू एंड आपको रो वाइज ही चलना पड़ेगा, और अगर आपने कॉलम वाइज स्टार्ट कर दिया तो अप टू एंड आपको कॉलम वाइज ही स्टार्ट करना, अप टू एंड आपको कॉलम वाइज ही चलना पड़ेगा। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेप आपने रो वाइज सॉल्व कर दी तो सेकंड स्टेप के अंदर अगर आप कॉलम वाइज प्रॉपर्टी यूज ले रहे हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा ही क्वेश्चन रो वाइज चले या पूरा क्वेश्चन ही कॉलम वाइज चले, ये जरूरी नहीं है। जिस अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन बैठ पा रही है, रो वाइज या कॉलम वाइज, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म, किसी भी रो के अंदर, जैसे इसमें तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया था कि फर्स्ट रो के, फॉर एग्जांपल ये लिख रहा हूं, फर्स्ट रो के अंदर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स ऑफ R1, मतलब मेरे को अलग से 2 मल्टीप्लाई करना है R1 के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो हमने कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर कोई टर्म, कोई एलिमेंट आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, किसी एक नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से आप किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डिटरमिनेंट के बाहर भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, आपने फर्स्ट रो के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा, 2 डिवीजन फॉर्म में भी आ जाएगा। ये हीट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग होता है कि वही 2 को हमको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चाहिए तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड फॉर्म में चाहिए तो बाहर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। ये हीट एंड ट्रायल मेथड के प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, और प्रॉपर्टीज आपको लिखती रहनी पड़ेगी कि क्या प्रॉपर्टी किस रो के अंदर है, किस कॉलम के अंदर आप क्या प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन करते करते हम वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अभी
तो जैसे कि इसकी बात कर रहे थे हम, तो रो 2 के अंदर क्या कर रहे हैं हमने क्या कर दिया, रो 2 माइनस रो 1। हम क्या स्टेप लगा रहे हैं कि रो 2 माइनस रो 1, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज हो गई। ये आपको स्टेप लिखनी पड़ेगी जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लिखा था कि किस रो के अंदर या किस कॉलम के अंदर क्या काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो ऐसी लिख दी। अब रो 2 के अंदर रो 1 माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ए हट जाएगा, क्या बचा 2x, ये बचा 2y, ये बचा 2z, ये हो गया x y z हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पूरी रो के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं इसको टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R2, मतलब 2 कॉमन ले लिया हमने किसमें से, रो सेकंड में से, तो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट रो तो ऐसी जाएगी, 2 कॉमन आ चुका है बाहर, तो ये क्या बन जाएगा x y z, ये हो गया x y z। अब इतना करने के बाद आपको क्या लगा इसके अंदर कि सेकेंड रो और थर्ड रो क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख रहे हैं, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, मतलब क्या हो गई, सेम हो गई। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट फॉर्म हो गई, 2 हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट फॉर एग्जांपल हम डेल्टा से शो कर रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट क्या ले रहे हैं, डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 मतलब 0, मतलब इसका डिटरमिनेंट तो क्या आ जाएगा 0। इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्यों कि हमने एक प्रॉपर्टी लर्न की थी कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट करके देख लो, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 से बाहर क्या मल्टीप्लाई किया, कि 2 डिटरमिनेंट के बाहर था, तो 2 से इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आया 0, वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल आंसर क्या आया 0 आया। तो एक मेथड तो हमने ये देखा 0 बनाने का, और एक इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी और यूज करके देख लेते हैं हम। उसके अंदर क्या था, जैसे कि ये डिटरमिनेंट है, देखिए आप कौन सी प्रॉपर्टी लग पा रही है इसके अंदर, और किस प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये एडिशन फॉर्म चल रही है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कि ये इसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, तो ब्रेक करके लिखते हैं, ये एडिशन फॉर्म है, ब्रेक कर लेते हैं, तो ये तो हो गया a b c, ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इनके पहले लिख देते हैं a b c, और ये x y z हो गया, फर्स्ट रो एलसीएस लिखी। सेकंड रो एडिशन फॉर्म थी, तो हम ब्रेक कर रहे हैं 2 डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट तो हमने लिख दिए a b c, और थर्ड रो एलसीएस लिख दी। अब सेकंड में फर्स्ट रो और थर्ड रो में हमने कुछ भी नहीं किया चेंज, तो इसको एलसीएस लिख रहे हैं x y z। तो क्या है, अब इसके सेकंड एलिमेंट क्या थे, 2x 2y 2z, तो ये 2 डिटरमिनेंट फॉर्म बन गई, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा 1 और इसको बोल देते हैं डेल्टा 2। तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि इसका डिटरमिनेंट आपको क्या हो गया 0 मिल गया, क्योंकि R1 एंड क्या है R2 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R2 क्या है आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा 1 तो क्या हो गया 0 हो गया, सेम है। और डेल्टा 2 तो ये अभी आपने क्वेश्चन किया था, इसमें क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा वही कि टेकिंग आउट 2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R2, तो 2 जब आप कॉमन ले रहे हैं R2 में से, तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा R3 एंड क्या बन जाएगी फॉर्म, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा 2 इक्वल टू 0, ये पूरा डेल्टा 2 जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा हमने किस में ब्रेक कर लिया था, ये पूरा डेल्टा था, तो हमने 2 फॉर्म में ब्रेक किया था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 की वैल्यू भी 0 आई, डेल्टा 2 की भी 0 आई, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने इसको 2 टाइप से कर लिया, मतलब कि 2 प्रॉपर्टी सीख ली कि एक तो डायरेक्ट ही हमने सॉल्व कर लिया, और एक एक्सपेंड कर लिया कि उसको हमको समझ में भी आ गया कि एक डिटरमिनेंट फॉर्म को 2 डिटरमिनेंट फॉर्म या 3 डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आगे आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपका इजी हो पा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक डिटरमाइंड फॉर्म दे रखी है कि x प्लस वाई जेड वन, वाई प्लस जेड एक्स वन, जेड प्लस एक्स वाई वन, और इसका डिटरमाइंड किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है कि इस डिटरमाइंड को किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है, जीरो के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो वापस जीरो का इजीली बन जाता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो, या फिर कैसे कर देंगे, कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या बन कोई भी एक रो या कॉलम क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो डिटरमाइंड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब क्या करें इसके अंदर, जैसे माइनस करते हैं तो हेल्प नहीं मिल पा रही कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं मिल रहा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं या इसको माइनस कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ पा रहा। तब आप क्या कोशिश करें, इस टाइप से बनाने की कोशिश करें, फोकस आप इस टाइप से करें कि किसी रो या कॉलम को मैं सेम बना दूं। बिल्कुल सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी फॉर्म लेनी। तो कोशिश करते हैं ऐड करने के पे हो जाए, मतलब पूरी कोशिश ही करनी है कि सेम बन जाए। तो क्या बन रहा है इसके अंदर कि R1 में मैं चेंज कर रहा हूं क्या, कि R1 प्लस R2। अब ये आपको शुरू में लग रहा होगा कि यही क्यों ऐड कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं ले रहे। तो ये सब पूरा जो है प्रॉपर्टीज वाला है, सब प्रैक्टिस पे है। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज रन होनी चाहिए, फिर अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको। जब कुछ एक क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो एक फ्लो बन जाएगा कि किस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज में लेना है। तो अभी तो हर टाइप पे आप पहले क्वेश्चंस कीजिए, ये मत देखिए कि मुझे आ ही नहीं रहा है। तो अभी इस पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके ये फ्लो में आएगी प्रॉपर्टीज की, यही प्रॉपर्टीज कब लग रही है, वो प्रॉपर्टीज कब लग रही है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो मेन है आप सारे प्रॉपर्टीज लर्न रखें, फिर कुछ एक क्वेश्चंस करें, तब जाके इसका फ्लो बनेगा। तो R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 कर दिया। अब क्यों किया इसको देखते हैं। तो ये बन गया x प्लस वाई था, जेड भी हो गया, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो और ये इसमें मैंने कुछ किया नहीं, ये एस आ गया, ये एस आ गया। अब आपको दिख रहा है कि देखो ये ऐड करने से क्या बन गया, सेम बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको यही देखना है कि क्या ऐड करूं, क्या सेपरेट करूं, किससे मल्टीप्लाई करते हुए जाऊं रो को, फिर ऐड कराऊं या माइनस कराऊं, या तीनों रो को ऐड कर लूं या तीनों कॉलम को ऐड कर लूं, किस कॉलम में ऐड करूं या किस रो में ऐड या सेपरेट करूं, ये चीज देखना पड़ेगा जिससे सेम टर्म बन जाए। तो अब तो आपका इजी हो गया कि पूरे रो के अंदर सेम है, तो हमारी वही स्टेप हो जाएगी, टेकिंग आउट क्या ले रहे हैं अपन, x प्लस वाई प्लस जेड ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, R1 में से ले रहे हैं। तो R1 में से हम जब हमने ले लिया तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या आ गया, बाहर आ गया, और डिटरमाइंड फॉर्म के अंदर कॉमन ले लिया है तो हमने, तो वो तो डिटरमाइंड के बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, 1 1 1, सेकेंड रो क्या थी, जेड एक्स वाई, ये हो गया जेड एक्स वाई, थर्ड रो क्या थी, 1 1 1, ये ऐसी बन गई। तो अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या आ गया, R1 एंड R3, फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है, देयरफॉर डिटरमाइंड जो आ गया वो क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड को भी इससे जीरो, इसका आंसर तो क्या आएगा, जीरो। तो x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पूरा आंसर क्या हो गया, जीरो आ गया। तो डिटरमाइंड क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो बनाना तो इजी रहा हमारे पास, दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमारा इजीली सॉल्व हो रहा है। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन, इफ एन नॉट इक्वल टू 3k, के हम क्या कंडीशन ले रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो एन नॉट इक्वल टू 3k, 3k मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। अब एन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपको देखते ही पता लग गया होगा क्या है, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने किस में किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्या किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या था, 0 था, ओमेगा क्यूब कितना था, 1 था। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि n 3 के मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, अगर ये 3 के मल्टीपल में जाएगा तो ये प्रॉपर्टीज नहीं बन पाती हमारे पास। तो क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब इन्होंने खुद ने ही बता रखा है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से देखते ही हमको पता लग रहा है कि हम इसको ऐड कर लें। अब इसके अंदर क्या होगा, आप कॉलम में भी ऐड कर सकते हो और आप रो वाइज भी ऐड कर सकते हो। तो अभी इतने क्वेश्चन हमने रो वाइज किए हैं तो इसको कॉलम वाइज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन रो वाइज कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन कॉलम वाइज कर लेंगे,
डिमांड पे देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो इसमें आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो। तो C1 में हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा एन प्लस 2n। यहां पर भी यही हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n। और यहां पर भी कॉलम 1 तो यही थी, इनमें ये दो कॉलम भी हमने क्या कर दी, ऐड कर दी, तो ये हो गया 2n कंडीशन पे। अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हमने कुछ किया नहीं, तो ये 2n हो गया, 2n। बस आप इसमें ध्यान रखना कैसे भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमने देखी है उन्हीं की हेल्प से, अपनी तरफ से कोई प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लेनी है। जैसे पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम में पर्टिकुलर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम चाहें कि फर्स्ट रो के अंदर 2 ऐड कर लें आंसर लाने के लिए, -2 कर दें, तो वो नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई रो में कोई या कॉलम में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, या कोई रो दूसरी रो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करना है हमको, जो हमने अभी 7-8 प्रॉपर्टीज देखी है उन्हीं की हेल्प लेके हमको सॉल्व करना है। उसके अंदर आप कितनी टर्म से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, वही करना है। ना ही हम डिवाइड कर पा रहे हैं किसी रो को किसी रो से या कॉलम को, या फिर आप एक बार रो लगा रहे हैं फिर वापस कॉलम लगा रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्टेप के अंदर दोनों यूज नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में रो ले लिया तो सेकंड स्टेप में कॉलम ले सकते हो। ये नहीं कि फर्स्ट स्टेप में ही इसी के अंदर आपने रो वाइज कॉलम वाइज, जैसे हमने ये लगाया कॉलम की प्रॉपर्टी लगा दी, अब मैं रो 2 में चेंज कर दूं इसमें, तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो एक ही प्रॉपर्टीज देते हुए चलिए और सॉल्व कीजिए। तो जैसे हमने ये ले लिया, तो अब ये मेरे को पता है ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस ये हमको पता है 1 प्लस ओमेगा एन, ये 2n, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कब, इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जब n क्या हो, 3 का मल्टीपल नहीं हो, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई, तो ये हमारा टर्म क्या बन जाएगा, 0 0 0। तो ये सब क्या बन गए, 0 बन गए। तो डिटरमिनेंट फॉर्म क्या बन के आ जाएगी, ये हो गया हमारा 0 0 0। इसकी हमने फॉर्म कर ली कि अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 2 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो भी ये टर्म बनेगी। तो ये क्या बन जाएगा, 0, और ये ओमेगा एन हो गया, ये 1 है, ये ओमेगा की पावर 2n, ऐसी कॉलम लिख दी। थर्ड कॉलम भी ऐसे लिख रहे हैं, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर n और 1, ये ऐसे लिख दिया। तो अब इसका डिटरमिनेंट क्या आया, 0 आ गया। क्यों आया 0, कि हमने एक प्रॉपर्टी की थी किसी भी रो या कॉलम के अंदर उसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कॉलम क्या थी, 0 थी, मतलब कॉलम 1 क्या थे, उसके एलिमेंट क्या थे, सारे 0 थे, इसलिए डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमने 0 के अकॉर्डिंग 0 कैसे ला रहे हैं, ये प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टीज की हेल्प ली और उनको सॉल्व किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।